नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो शायद आपको बुरा भी लगे। बहुत संभव है कि वो बात आपको बुरी लगेगी। मैं अपनी बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना से आरंभ करना चाहूँगा। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो मजमून है, जो ये दर्शाता है कि भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य किस तरह से चलेगा, उसकी प्रस्तावना, उसका निचोड़ इस प्रस्तावना के अंतर्गत आता है, जिसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से। तो दोस्तों, आज मैं भारत के लोगों के संदर्भ में ही बात करना चाहूँगा कि हम भारत के लोग आखिर क्या हैं, जिन्होंने इस संविधान को अंगीकार किया हुआ है, मान्यता दी हुई है और इसके आधार पर चलने का हम स्कूलों में भी वचन लेते हैं। तो मैं शुरुआत करूँगा हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से, और मैं इसे इस तरह से कहना चाहूँगा कि वी द झंड पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग झंड लोग हैं। झंड का मतलब आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि मैं वी द पीपल ऑफ इंडिया को झंड पीपल ऑफ इंडिया क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी बोलने की, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारे विरोध करने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। हम ना बोलना चाहते हैं, ना विरोध करना चाहते हैं। भारतीय समाज जिस तरह से, जिस आधार पर अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, अलग अलग खेमों में बटा हुआ है, अलग अलग लॉबियों के अंतर्गत भारतीय संविधान के तहत जीवन यापन करने वाले लोग जिस तरह से बटे हुए हैं, उसके आधार पर हम यह अक्षरश कहेंगे कि वी द झंड पीपल ऑफ इंडिया, वी द झंड पीपल ऑफ इंडिया, वी द झंड पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि हम किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करते, उसे जैसा हमारा शासन और प्रशासन हमारे ऊपर थोपता है, हम उसे अक्षरश स्वीकार कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं यह आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में हमारे देश में कोरोना का लहर चलने का कार्यक्रम चल रहा है। मतलब चाइना, जहाँ से यह वायरस कहा जाता है कि तैयार करके पूरी दुनिया में भेजा गया, जो भी प्रोपेगेंडा है, लेकिन दोस्तों चाइना इस कोरोना वायरस की महामारी से पूरी तरह से उबर चुका है। और पिछले लॉकडाउन के समय जब हमें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से खबरें मिला करती थी इटली की, जर्मनी की, जापान की, पश्चिम एशिया की, अमेरिका की, कि वहाँ किस कदर भयंकर भयानक रूप से कोरोना नामक महामारी ने तबाहियाँ मचाई, उसके बाद वहाँ कोई लहर वगैरह नहीं आई। लेकिन भारत में लहर चलने का प्रोग्राम हो रहा। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर। पहली लहर ने जितना तबाही मचानी थी मचाई, लेकिन दूसरी लहर ने तो लगभग
बंटाधार ही कर दिया देश का। पिछले लॉकडाउन से और पिछले कोरोना काल से ज़्यादा नुकसान हमें इस कोरोना काल में, इसकी दूसरी लहर में, तथाकथित दूसरी लहर में उठाना पड़ा। और अब ये गाए बगाए मीडिया के माध्यम से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि साहब तीसरी लहर भी आएगी और वो ज़्यादा ख़तरनाक होगी और वो ज़्यादा बच्चों पर अटैक करेगी। मतलब ये किस तरह का विज्ञान है, क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है, इस बारे में कोई कुछ नहीं कहना चाहता, ना समझना चाहता है, ना समझाना चाहता है। बस हमें कहा जा रहा है कि साहब तीसरी लहर आएगी और वो बच्चों को अपनी चपेट में लेगी। तो हम मान रहे हैं कि साहब ठीक है साहब, आएगी तीसरी लहर भी भुगतेंगे। क्यों? क्योंकि वी द झंड पीपुल ऑफ इंडिया, वी द झंड पीपुल ऑफ इंडिया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जिम्मेदारियों की कि आखिर कोरोना की इस दूसरी लहर में, तथाकथित दूसरी लहर में जो तबाही मची है इस देश में, इस देश की जनता हाहाकार कर रही है, त्राहिमाम कर रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराया। बहरहाल जो भी है, लेकिन जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को तय करनी होगी। उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल बकौल निर्णय दिया, चुनाव आयोग ने उसका पालन किया, राज्य सरकारों ने उसे माना और भारत के 6 बड़े राज्यों में और काफ़ी सारे राज्यों में उपचुनाव हुए। 6 राज्यों में आम चुनाव हुए विधानसभाओं के। गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना ने तबाही मचाना चुनाव निपटाने के बाद ही आरंभ किया। यानी जब तक चुनाव चले, हज़ारों लाखों की तादाद में भीड़ें इकट्ठा हुई, सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं कोई पालना नहीं हुई, कोई सैनिटाइजिंग व्यवस्था नहीं। देश के गृह मंत्री ने अपनी रैलियों में दहाड़ दहाड़ कर कहा कि देखिए मेरी रैली में 3 लाख लोग आए हैं। इतनी बड़ी रैली मेरी विपक्षी नेता ममता बनर्जी कर सकती हैं क्या? खैर, जो भी आरोप प्रत्यारोप थे, लेकिन क्या चुनावों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? इस कोरोना की भयंकर महामारी ने जहां हज़ारों लाखों परिवारों ने अपनों को खोया है, रोज़गार से वंचित हुए हैं, भूखे प्यासे मरने की नौबत आई है, सारी काम धंधे व्यवस्था सब चौपट है। पिछले लगभग 2 महीने से सरकारी मशीनरी केवल और केवल मात्र कोरोना के आगे पीछे ही घूम रही है। तो आखिर जिम्मेदारी किसकी तय हो? पहले जब कोरोना आया था उस समय लाखों लोग विदेश से आए थे, क्योंकि भारत में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया था। ट्रंप महोदय जो अमेरिका से आए थे, राष्ट्रपति थे, तथाकथित राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के। और आप उस समय भी गौर कीजिए कि राष्ट्रपति के जाने के बाद, अमेरिका राष्ट्रपति के जाने के बाद, और जितने भी लोग जो विदेशों से आए थे उन सभी के जाने के बाद, अपने अपने गंतव्यों तक पहुंचने के बाद भारत में लॉकडाउन लागू हुआ। एयरपोर्ट बंद कर दिए गए, ट्रेनें बंद कर दी गई, सार्वजनिक आवागमन के साधन व्यवस्था चौपट हो गई, कर दी गई। और यही हाल वर्तमान में भी है। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन की तो सुविधा है, इसलिए ज़्यादा मारामारी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को आवागमन में दुख तकलीफ़ें और कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ रहा है।
दोस्तों, इसमें हमारी नपुंसकता, कायरता और हिजड़त्व से लबरेज हमारा चरित्र हमें नंगा करता है। जब कोई पिता, भाई, बेटा या पति अपने किसी करीबी के लिए किसी भी कारण से, चाहे वो दवाइयाँ हों, सब्जी हो, राशन हो या और भी कुछ किसी कारण से निकलता है घर से बाहर, और जब पुलिस द्वारा उसे डंडे लगाए जाते हैं, डंडों से मारा जाता है, तो हमारे अपने ही लोग उसका वीडियो बनाते हैं और वीडियो पर चिल्लाते हैं, अब बेटे मौज कर दी, बड़े हैवी ड्राइवर है रहे हैं भाई तुम तो। ये हमारे नपुंसक होने का, हमारे कायर होने का साक्षात अक्षरश प्रमाण है। आखिर हम किस कदर अपने ही भाई बंधु बांधव के लिए नीच निर्लज्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वी द झंड पीपुल ऑफ इंडिया, वी द झंड पीपुल ऑफ इंडिया। दोस्तों, विशेषज्ञों की राय है, और ये विशेषज्ञ कोई छोटे मोटे विशेषज्ञ नहीं है, यह है भारत के सबसे टॉप क्लास चिकित्सकीय संस्थान एम्स के निदेशक हैं श्रीमान गुलेरिया जी, जिन्होंने कहा है कि तीसरी लहर जैसा कुछ नहीं है और लोगों में पैनिक यानी डर की भावना पैदा नहीं की जानी चाहिए। एक तरह से उन्होंने इशारा किया है। इसके बावजूद भी मीडिया तथाकथित रूप से तीसरी लहर का एक खौफ देश की आवाम में पैदा कर रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे कौन सी लॉबी लगी हुई है और वो लॉबी कितनी ताकतवर है, ये आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। जी हाँ, वो मेडिकल लॉबी है, दवा लॉबी है। पिछले लगभग 1 साल से इस देश को दवा लॉबी ही चला रही है। दोस्तों, इस सब के दरमियान एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, पूरी शासन व्यवस्था का, प्रशासन व्यवस्था का, नीचे से लेके ऊपर तक, ग्राम पंचायत से देश की सर्वोच्च संस्था, संसद व्यवस्था तक, सुप्रीम कोर्ट तक, केवल और केवल मात्र कोरोना और लॉकडाउन के विषय में ही बात की जा रही है, जबकि दूसरी विषय और व्यवस्थाएं गौण, लगभग नगण्य हैं या शून्य हैं या समाप्त हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी एक जो व्यवस्था है जिसने लॉकडाउन से ज़्यादा लोगों को मारा है, वो है जमाखोरी और कालाबाजारी। मतलब इस भयानक काल में भी आप ये देखिए, ये महसूस कीजिए कि हम वी द झंड पीपुल ऑफ इंडिया क्यों हैं, कि ऐसे दौर में भी लोग जमाखोरी और कालाबाजारी करके लाखों करोड़ों के वारे न्यारे करने से नहीं चूक रहा, और शासन और प्रशासन इस विषय पर पूरी तरह से मौन है। आखिर क्यों फल सब्जियों तक पर जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाइयाँ नहीं होती? एक ज़माना हुआ करता था जब दाल के भाव 100 रुपये आने पर भारतीय जनता पार्टी ने हाहाकार मचा दिया था पूरे देश में, और आज 140 रुपये, 150 रुपये के लगभग दाल हो चुकी है, लेकिन कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं। मतलब व्यवस्था किस कदर सुनियोजित तरीके से चलती है हमारा शोषण करने के लिए। आप देखिए कि डॉक्टरों द्वारा कहा जाता है कि आप अंडे खाइए, तो अंडों के भाव रातों रात दुगने हो जाते हैं। नारियल पानी जो 100 रुपये के 5 नारियल मिला करते थे, आज 90 रुपये, 100 रुपये का एक नारियल मिल रहा है।
नारंगी जो 20 रुपये किलो मिला करती थी, आज 120 रुपये किलो है। लेकिन इस पर कोई भी बोलने को, बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वी द झंड पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा भी नहीं है कि इनकी पैदावार कम हुई हो। नारंगी की भरपूर पैदावार है, नारियल की भरपूर पैदावार है, अंडों में कोई कमी नहीं है उत्पादन में। लेकिन न जाने क्यों इस देश की अधमरी गाय के समान जिंदा लाश बनी पड़ी जनता का गोश्त नोचने में इंसानी गोश्त के भूखे दरिंदे किस कदर मशगूल हैं। मैंने तो महसूस किया है श्रीमान, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको महसूस ना होता हो तो ना होता हो, लेकिन मुझे तो महसूस हुआ है कि इस देश को नोच नोच कर खाने में कोई भी पीछे नहीं है, कोई भी अपना मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि वी द झंड पीपल ऑफ इंडिया। हम ना विरोध कर सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं, ना हम पूछ सकते हैं। किस कदर हम नपुंसक हैं, कायर हैं। हम पर यह एहसान जताया जा रहा है कि हमें निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। किस बात का एहसान जनाब? हम कितना टैक्स देते हैं शायद आपको अंदाज़ा नहीं। मात्र पेट्रोल और डीजल पर हम अब तक कितना टैक्स दे चुके हैं, सरकार की जेबें, सरकार के खजाने भर चुके हैं, शायद आपको अंदाज़ा नहीं। मैं बताता हूँ आपको। देश में लगभग 30 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की खपत है इस देश में प्रतिदिन की, लगभग अंदाजन। मे भी पॉसिबल हो सकता है यह ज़्यादा भी हो, लेकिन मैंने कम लगाई है। 30 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं, जो कि मात्र 30 या 35 रुपये में उपलब्ध हो सकता है, लेकिन उस पर हम 60 से 70 रुपये के बीच में टैक्स अदा कर रहे हैं देश की सरकारों को, जो हम पर शासन करती हैं। एवरेज, ऑन एन एवरेज 30 करोड़ लीटर के हिसाब से यदि हम 60 रुपये टैक्स दे रहे हैं, तो प्रतिदिन के हम 1800 करोड़ रुपए सरकार की जेब में, सरकार के खजाने में डाल रहे हैं। यानी महीने के 54,000 करोड़। 54,000 करोड़ मित्रों, दोस्तों, कोई छोटी रकम नहीं है। हो सकता है कि मेरे आकलन में कुछ बड़ा चढ़ाकर आपको नज़र आ रहा हो, तो संभव है आप भी कुछ अंदाज़ा, कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि इस देश में कितने वाहन हैं, कितनों का आवागमन होता है, कितनी गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ, साइकिलें, बस, ट्रक चलते हैं। और ये 60 रुपये का टैक्स हम पिछले लगभग 6 से 8 महीनों से लगातार दे रहे हैं सरकार को, अंदाजन लगभग 10 महीनों से। यानी कि पिछले 10 महीनों में अप्रॉक्स अंदाजन हमने 60 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर टैक्स दिया है। तो लगभग मान के चलिए कि हमने 5,40,000 करोड़ रुपया सरकार की जेब में डाल दिया है, सरकार के खजाने में डाल दिया है। बदले में हमें क्या मिल रहा है? भूखों मरने की नौबत, रोजगार खत्म, बच्चों के दूध तक के फाके। सुबह यदि भोजन मिल गया तो शाम की स्थिति का पता नहीं। यह स्थिति तब है जब हम 5,40,000 करोड़ रुपए का टैक्स केवल और केवल मात्र पेट्रोल और डीजल पर पिछले 8 से 10 महीनों में हमारी सरकारों को दे चुके हैं। सरकारें अपने अपने स्तर पर, केंद्र सरकार अपने स्तर पर, राज्य सरकार अपने स्तर पर अपने अपने स्पष्टीकरण और सफाइयाँ पेश करती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो रो देते हैं, वो इतने मजबूर हो चुके हैं। उनके रोने का मतलब है कि उनके हाथ से व्यवस्था निकल चुकी है। हमारे प्रदेश के मुखिया
गहलोत जी कहते हैं कि यदि आवाम नहीं सुधरी, जनता नहीं सुधरी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जबकि विशेषज्ञों की राय यह है कि लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है। दोस्तों फिर कह रहा हूँ, लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है, लेकिन हम इस विषय में कुछ भी पूछने को तैयार नहीं है, बिकॉज वी आर द झंड पीपुल ऑफ इंडिया। सरकारें अपने अपने स्तर पर लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, राजनीतियाँ खेली जा रही हैं, कभी टूल किट के नाम पर, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर। लेकिन इस देश में बेरोजगारी, भुखमरी, अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी, जमाखोरी, कालाबाजारी पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि फल फ्रूट्स पर जो कालाबाजारियाँ होती हैं उस पर प्रदेश की सरकारों के पास, जिलों की सरकारों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उस पर अंकुश लगाया जा सके। सभी को अपना अपना हिस्सा चाहिए और उस हिस्से में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करते हमारे आला दरबार। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हम बात करेंगे आखिर इस सब का हल क्या है। इस सब का हल यही है कि वी द झंड पीपुल ऑफ इंडिया, हम जैसे हैं वैसे ही रहें। सरकारें जिस तरह से चाबुक मारना चाहे मारे, हमारी पीठ तैयार है, हमारे पिछवाड़े तैयार हैं पुलिस की लात, डंडे और गालियां खाने के लिए, बिकॉज वी आर द झंड पीपुल ऑफ इंडिया। दोस्तों शायद आपको मेरी बातें बुरी लगी हो सकता है, लग भी सकती है, तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाएं और जितना मर्जी गालियां लिखें, लेकिन एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और उसके बाद आप बताएं कि क्या आपको मेरी बातें गलत लगती हैं या मैंने कुछ गलत कहा है। मेरे चेहरे पर जो आक्रोश के भाव नज़र आ रहे हैं, यह मेरे दिल के गुबार हैं जो फटफड़ाना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं। और मैंने चूँकि अपना माध्यम चुना और मुझे बर्दाश्त नहीं था, इसलिए मैंने अपनी वाक अभिव्यक्ति की जो मुझे स्वतंत्रता मिली हुई है भारतीय संविधान के अंतर्गत, मैंने उसका प्रयोग किया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर हमें बताएं। और इस देश की व्यवस्था पर जो व्यवस्था चल रही है उसके हल के लिए कोई ना कोई समाधान ज़रूर सोचें और अपने जहन में भी एक आक्रोश की भावना पैदा करें, पूछने की हिम्मत पैदा करें। यदि आपकी रगों में दौड़ता हुआ लाल लाल लहू है तभी, और यदि वो पानी है तो मुझे कुछ नहीं कहना। दोस्तों ज़्यादा बड़ी बात ना करते हुए बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और विषय को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान और झंड पीपुल ऑफ इंडिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।